बाजारों की चहल पहल हो या महफिलों की रौनकें, अतराफ में नजर दौड़ाएं तो अक्सर चीजों पर मेड इन जापान या फिर मेड इन चाइना लिखा नजर आता है। जहाज से लेकर सुई तक हर चीज दरामद होती है। तो फिर हम क्या बनाते हैं? कोई ऐसी चीज है जिसकी तैयारी पर हम फख्र कर सकें और दुनिया को बता सकें कि यह पाकिस्तान में तैयार की गई है? जी हां, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। आप जानेंगे पाकिस्तानी कारीगरों की उस महारत को जिसके बारे में आप शायद न जानते हो। दुनिया मौसीकी को आबाद रखने वाले उन कारीगरों के बारे में जिन्होंने अपनी कारीगरी से मौसीकी के जहां को आबाद रखा हुआ है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले मौसीकी के आलात या साज़ों को तहजीबी और सकाफती एतबार से अपनी जगह अहमियत हासिल है, लेकिन सुरों की रंगीनियों को चार चांद लगाने और दिल लुभाने वाले जो साज़ पाक और हिंद में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं। इन्हीं साज़ों में से एक है बांसुरी। बांसुरी दो लफ्जों बांस और सुर का मजमुआ है, यानी बांस की कूक से सुर पैदा करना। बांसुरी जो है ये एक कदीमी और बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है और पुराना साज है। अच्छा, इसको हर मुल्क में, ये नहीं कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये बांसुरी को बजाया जाता है। इसकी तैयारी ख़ास किस्म के कागज़ी बांस से होती है। बांसुरी बनाने के लिए ऐसे बैब बांसों का इंतखाब किया जाता है जो न सिर्फ सीधा हो बल्कि उसमें कोई सुराख या गांठ भी ना हो। पाकिस्तान में ये बांस सबसे पहले फैसलाबाद में आते हैं, जहाँ से बांसुरी साजी में दिलचस्पी रखने वाले अफराद इसे अंग अंग सुर में ढालने के लिए मकाने रोजगार पर ले आते हैं। इन्हीं बांसुरी साजों में से एक है मोहम्मद सिद्दीक। ये बांसुरी संगीत के अंदर सबसे बड़ा माना जाता है। इसको हमने सुना है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बजाई है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं है ये बांसुरी थी या कौन सी थी। तो सुना है, और ये मुझे मालूम है हिंदू धर्म में कृष्ण कन्हैया जी ये बांसुरी ईजाद करी थी और वो बजाते थे। और ये जो है उसी ज़माने कोई एक लड़की थी, उसकी नाम थी बांसी, उन्होंने ये ईजाद करी थी। फन और सुरों से लाताल्लुक बांस सिद्दीक जैसे फनकारों के हाथों में आते ही बांसुरी में तब्दील होने की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देते हैं और शुरू हो जाता है बांसुरी बनने का अमल। बांस को मतलूबा लंबाई में इंतहाई एहतियात और महारत से नाप कर काटा जाता है। फिर उसके दरमियान से एक सीधी लकीर खींची जाती है। उसके बाद पैमाने से नाप कर छोटे छोटे मखसूस फासलों पर निशानात लगाए जाते हैं। उसके कतर की पैमाइश की जाती है और फिर मखसूस तराश खराज के बाद उस पर दरमियान से एक सीधी लकीर खींची जाती है और फिर दहकती हुई नोकीली आहनी सलाख से 6 सुराख किए जाते हैं। सरिया गर्म करके सुराख करना पड़ता है और ड्रिल से ये सुराख नहीं होता है। हर सुराख का आपस का फासला और कुतर पहले से तय किए गए पैमाने के मुताबिक होता है। उसमें ज़रा सी कमी बेशी बांसुरी को गैर मयारी और उसके सुरों को बेसुरा कर सकती है। सा एक छोड़ के रे, एक छोड़ के गा, इस तरह देके ये छोड़ा छोड़ा है और खरोज बेश होता है। आखिर में जो होता है ना, नी के बाद फौरन सा होता है, तो ये नी के बाद फौरन सा है। यहाँ पे अगर ये हमने यहाँ कर देता तो वो खमास ठटका बन जाता, बस बेसुरी बांसुरी होती है। सुराख करने का अमल मुकम्मल होने के बाद रेगमाल से इंतहाई महारत के साथ रगड़ाई की जाती है। हवा को रोकने के लिए बांसुरी को एक तरफ से कॉक लगाकर बंद कर दिया जाता है। फूंक मारने पर हवा इस पर बने 6 सुराखों से निकलने की कोशिश करती है। बांसुरी नवाज उसे खोल बंद करके सुर तख्लीक करता है।
बांसुरी से एक नहीं हजारों की तादाद में सुर तख्लीक किए जाते हैं। असल तो 6 राग 36 रागनी आपने सुना होगा, तो इनमें से मेन जो है वो 2 है, अब बाकी उनका बच्चा है। इस तरह 34,848 राग है। आधा सुर और आधा सुर एक सुर ये आएंगे एफ शायद। आधा आधा एक सुर जी शार्प। बांसुरी को आला सुर में डालने के मराहिल के दौरान बारी बारी सारे सुर जांच लिए जाते हैं और बांसुरी साज की अनथक मेहनत और महारत से तैयार होने वाली बांसुरी कभी शहर के बेरब्त शोर गुल में सुर बिखेरती नजर आती है, कभी वादियों में लोगों के कानों में रस घुलती है और कभी किसी मज़ार पर आहो बका करती दिखाई देती है। इसको जहाँ से तोड़ के लाया गया, ये उस जगह को याद करके रोती है। तो उनका जो उस शेर का मफहूम है वो ये है कि ऐ परवरदिगार, तू मेरे जिगर में भी इतनी सुराख कर दे कि मैं हर वक्त तेरी सना और तेरी याद करता रहूँ। तहकीक के मुताबिक बांसुरी ऐसा साज है जो दुनिया की हर तहजीब में किसी न किसी सूरत पाया जाता है। इस साज को सूफी बुजुर्गों से मंसूब किया जाता है। मौलाना रूमी जो है वो तुर्की में है और मैं उनके मज़ार पे कई मरतबा गया हूँ, तो उनके यहाँ 24 घंटे बांसुरी बजती है, क्योंकि उनका जो सिलसिला है वो ये कि ये उनकी शायरी और शेर जो है वो बांसुरी से मुंसलिक है। वक्त कितना भी आगे निकल जाए, दौर कितना भी जदीद हो जाए, अपनी मधुर धुनों से दिलों को छू लेने वाली बांसुरी लोगों के लिए कशिश का जरिया रहेगी। कानों में रस घुलती मौसीकी बेशुमार साजों के कांधों पर सफर करती फिरती है। कुछ बड़े, कुछ छोटे, बहुत अछूते साज समातों को चाशनी बख्शते हैं। इन्हीं आवाजों में खूबसूरत साज तबला भी है। सूफी बुजुर्ग और शायर अमीर खुसरो से मंसूब किया जाने वाला ये साज बज़ाहिर बहुत सादा नजर आता है, लेकिन इसकी तैयारी एक पेचीदा अमल है जिसे किसी मशीन की मदद लिए बगैर फनकार अपनी मेहनत और महारत से अंजाम देता है। राशिद हुसैन और मोहम्मद जावेद भी ऐसे ही तबला साजों में से हैं जो साल साल से लकड़ी, रस्सी और चमड़े जैसी सख्त गिर चीज़ों को तबले जैसे महासाज में तब्दील करने का काम कर रहे हैं। तबले की तैयारी का सबसे अहम जुज्व बकरे की खाल होती है, जिसे चूने के पानी में कई दिन तक भिगो दिया जाता है और फिर उसे निकालकर सूखने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के बाद उसकी छिलाई की जाती है और मतलूबा नाप की 3 परतें काट ली जाती हैं। उसके बाद इन्हें मजीद नरम करने के लिए एक मर्तबा फिर पानी में भिगो दिया जाता है। नरम हो जाने पर उसे निकालकर काट लिया जाता है। एक परत में बीच में सुराख कर दिया जाता है। खाल की तीनों तहों को डोरी की मदद से यकजा करने के लिए चमड़े की रस्सी से सिया जाता है।
ये मैं इसका गजरा बनाऊंगा, ये इसके ऊपर रखूंगा, फिर डोरी डाल के इसके ऊपर इसका गजरा बनाऊंगा। रस्सी का फंदा बनाकर चट्टू के पैंदे पर रखा जाता है, जबकि गजरे को उसके मुंह पर रखकर रस्सी से खूबसूरत बनाई का काम शुरू हो जाता है। बाद उसकी आवाज को चेक किया जाता है। राशिद हुसैन और मोहम्मद जावेद ने ये काम अपने आबाओ अजदाद से सीखा और गुज़िश्ता 25 साल से ये काम कर रहे हैं। 50 साल पुरानी दुकान है ये हमारी। तो ये हमारे दादा ने ये दुकान ली थी 2 रुपये रोज़ पे, 60 रुपये महीना किराया होता था इसका। हम लोग तो अपने बाप दादा से सीखा। हमारे जो दादा थे वो हिंदुस्तान से सीख कर आए थे ये काम, जब पाकिस्तान और इंडिया एक थे। अभी तबला बनने का अमल मुकम्मल नहीं, उस पर एक और सांचा रखने के बाद उससे कमोबेश 50 निशान लगाए जाते हैं, जिसमें से चमड़ा निकाला जाता है ताकि खूबसूरती के साथ गोल गजरा बनाया जा सके। ये भैंस का चमड़ा है और ये सर ये इसके अंदर हम लोग घुमाएंगे, इसके अंदर ये गजरा बन जाएगा इसका। ऐसा गजरा ये बनाएंगे इसको, बिल्कुल इसके ऊपर ऐसा। तमाम काम मुकम्मल होने के बाद उसे 2 रोज के लिए सूखने के लिए रख दिया जाता है, जिसके बाद उस पर खत बांधने का काम किया जाता है। खत बांधना दरअसल हल्की धाती चादर पर सुरेश लगाकर तबले के मुंह पर चश्मा करने को कहते हैं। आयरन और स्लेश इसको एडजस्ट करके इसका खत बांधा जाता है, तब ये चीज़ शक्ल अख्तियार होती है। इसी की बुनियाद पर आयरन लगता है। तबले के गिर्द गुंधी रस्सियों में कुछ गुटके लगाए जाते हैं जो उसके सुरों को कंट्रोल करते हैं। अभी फाइनल 2-2 बदरी पे किया हुआ है इसको, फिर 4 बदरी पे करके इसको फाइनल सुर के साथ गिरा के हम हाथ एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद आयरन पाउडर की स्याही लगाकर घिसाई करके भी तबले को मजीद सुरीला बनाया जाता है। सर ये तबले का हम सुर बना रहे हैं। और फिर आखिर में बारीक रैगमाल से घिसाई करने के बाद तबला अपनी मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर लेता है। सर ये तैयार हो गया, अब इसका आखिरी वक्त हो गया इसका, अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है ये। अब तबला अपने सुर बिखेरने के लिए बिल्कुल तैयार है। तबले से निकलने वाले सुरों का दारोमदार उसकी तैयारी के अलावा तबला नवाज की अपनी महारत पर भी होता है। तबला नवाज मखसूस मीटर्स पर सुरों को जांच कर तबले पर ज़र्ब लगाते हैं और फिर इस सादा नजर आने वाले साज से सुरों का चश्मा फूट पड़ता है। तबला बजाना तो एक फ़न है, लेकिन तबला बनाना भी एक बहुत बड़ा फ़न है। जब तक तबला बनाने वाला अच्छा तबला नहीं बनाएगा तो बजाने वाला कैसे बजाएगा। तबले की गुंदाई, गजरा, तब गुंदाई की आंखें, पूरा जो है वो अच्छा होना चाहिए, और सबसे बड़ी स्याही अच्छी लगी होगी तो टोन अच्छा आएगा। तबला नवाजी के फ़न को बरकरार रखने और तबला नवाजी का शौक़ रखने वालों को नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में बाकायदा तरबियत दी जाती है, जहां माजी के माहिर तबला नवाज उस्ताद गुलाब खान के पोते वक़ार गुलाब तबला नवाजी की तरबियत देते हैं। 1 2 3 4 धा ते टे धा ते टे धा धा ते टे धागे तीन आगे धा ते टे धा ते टे धा धा ते टे धा ते टे धा धा ते टे धा ते टे धा धा ते टे धागे तीन आगे ता ते टे ता ते टे ता ता ते टे धा ते टे धा धा ते टे धा ते टे धा धा ते टे धागे तीन आगे ना धा ते टे धा ते टे धा धा धा। तबला साजी हो या तबला नवाजी, हर सूरत में फनकारों के जादुई हाथ इस फन को जिला बख्शने के लिए मसरूफ़ अमल हैं।
हकीकत यही है, फन की ये दुनिया इन्हीं फनकारों के दम से आबाद और उस वक्त तक आबाद रहेगी जब तक मौसीकी से दिलचस्पी रखने वाला एक शख्स भी रूए ज़मीन पर मौजूद है। जिस तरह हर गीत संगीत एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, उसी तरह साजों की शक्ल सूरत और उन्हें इस्तेमाल करने का अंदाज भी एक दूसरे से अलग होता है, क्योंकि कुछ साज अपनी धमक से सुर पैदा करते हैं और अपने जिस्म से चिमटे तारों की फनकाराना छेड़छाड़ के नतीजे में सुरों की रसीली आवाज से इंसान की समातों को महसूस करते हैं। तारों के जरिए सुर बिखेरने वाले साजों में एक है सितार। कराची में एक दुकान थी सदर में, तो वहाँ पे मैं काम करता था। 84 की बात है कि वो एक अंग्रेज़ को किसी को सितार चाहिए था। इसमें मोर लगता था, पुराने दौर के अंदर मोर का सितार बनते थे ज़्यादातर। जैसे ये इसके अंदर मोर लगाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके का मोर बनता था। ये देखें, ये मोर की शक्ल है। दुकानदार ने कहा भाई इसमें ये ऐसा चेहरा लगाना है मोर लगा बना के। तो यकीन जाने जब मैंने काम शुरू किया है उस मोर को बनाने के लिए, तो मुझे लगा कि मैं सामने बैठा हूँ और वालिद साहब काम कर रहे हैं। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये काम, जब वो मोर बन गया तो मैं हैरान हुआ कि यार ये कैसे बन गया। परेशान हुआ, क्योंकि मैंने कभी उनके सामने बैठ के नहीं बनाया था, लेकिन मैं देखता रहता था और वो ख्याली ख्याल में मैं काम वो कर गया। इस तरीके से मैंने वो काम फिर मोर के सितार भी बहुत से बनाए थे। दूसरे साजों की तरह सितार की तैयारी भी कई मराहिल में होती है। इसे बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ है कद्दू। ये जो तोबा है, इसको ये देखें, ये लगा हुआ है, ये है लौकी का बना हुआ। जो बड़ा कद्दू नहीं होता वो वैसा। सितार बनाने के लिए एक मुनासिब साइज के कद्दू को इस कदर सुखाया जाता है कि वो सख्त होकर चोट बर्दाश्त करने और आवाज़ पैदा करने के काबिल हो जाए। कद्दू में कुदरती तौर पर फांकें बनी होती हैं जो इसके सुर पर असरअंदाज होती हैं। सितार बनाने के लिए कद्दू के जैसा खौल लकड़ी से भी बनाया जाता है, जिसके अंदर लकड़ी का गुटका लगाने के बाद टुकड़ों को यकजा किया जाता है। एक खौल में लकड़ी के 25 टुकड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। गोल शक्ल तैयार होने के बाद उस पर लकड़ी का एक और टुकड़ा लगाया जाता है जो उसकी गर्दन या गल्लू कहलाता है। उसको टूंबे पर लगाया जाता है जिसे तबली कहते हैं। फिर एक और लंबी लकड़ी टूंबे के मुंह से जोड़ी जाती है जिसे डांडा कहते हैं। डांडा लगाने के बाद अब सितार अपनी शक्ल इख्तियार कर जाता है। देखिए, हम तो पूरी लकड़ी से बनाने से लेके हर चीज़ से, हड्डी भी होती है, लकड़ी भी होती है, लोहा भी होता है उसमें, हम तो हर चीज़ से उसको करते हैं। बजाने वाले होते हैं वो तार से खेलते हैं। उसके बाद सितारों पर तारों के अलावा तार गहन, बर्ज मनका, लंगूट वगैरह लगाकर सितार को आखिरी शक्ल दी जाती है। सुर भी कहलाते हैं और पर्दे कहलाते हैं, यानी कि हर सुर पे बोलता है। जैसे नोट बोलेगा सा रे गा मा दा नी सा, ये सुर हैं इसके, जिसे ठाट कहते हैं, पर्दे कहते हैं। सितार के तारों से मौसीकी की लतीफ़ लहरें निकालने के लिए एक छोटा सा औजार इस्तेमाल किया जाता है जिसे मुजराब कहते हैं। सितार नवाज उसे उंगली में पहनकर सितार के तारों को छेड़ता है और सुर बिखेरता है।
रूह और मौसीकी के रिश्ते को पुख्ता करने और लोगों की समातों के बाप को गुलाब जैसे सुरों के लिए वाह करने वाला साज रुबाब। इसके 24 जिस्म से जुड़े तार दिल के तारों को छेड़कर सुनने वालों को मसरूर करते हैं। जादुई सुर बिखेरता ये साजों का शेर कहलाता है। इसका ताल्लुक दरअसल वस्ती अफगानिस्तान से है। इसका नाम रुबाब अरबी से माखूज है, जिसका मतलब है कमान से खेलना। ये साज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपनी कुछ तब्दील शुदा शक्लों में पाया जाता है। सिख, ताजिक, तुर्किश, कश्मीरी, बलोची, आज़रबाईजानी, ईरानी और कुर्दिश फोक मौसीकार भी इस्तेमाल करते हैं इसे। इस साज की तैयारी रुबाब साज के लिए इंतहाई जान जोखों का काम होता है, क्योंकि मखसूस दरख्तों से हासिल की गई बेशकल लकड़ी को एक मखसूस शक्ल में ढालना और फिर उसके जिस्म में तार परोकर सुर निकालना कोई आसान काम नहीं। रुबाब तैयार करने के लिए शहतूत या अखरोट की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, जिसे पेशावर, मर्दान, दीरबाला और सवात से मंगाया जाता है। रुबाब की तैयारी में हल्की और सुथरी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। रुबाब साज अपनी तमाम तर जिस्मानी, दिमागी और फनकाराना सलाहियत इस्तेमाल करते हुए रुबाब तैयार करता है। रुबाब बनाने का अमल कई मराहिल पर मुश्तमिल होता है। पहले मरहले में लकड़ी को मुस्ततील की शक्ल में काटते हैं और फिर उस पर फरमा रखकर मार्कर से डिज़ाइन बनाने के बाद मखसूस शक्ल में कटाई का अमल शुरू हो जाता है। इस सारे अमल में कोई मशीन इस्तेमाल नहीं की जाती। इसमें सारा काम हाथ का ही होता है, इसमें कोई मशीन का काम नहीं होता। इसका शेप हम हाथ से ही बनाते हैं। ये हमारी लकड़ी जो है ये शहतूत की होती है और इसमें हम अखरोट की लकड़ी भी इस्तेमाल करते हैं। आम की लकड़ियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बेहतरीन जो लकड़ी है वो शहतूत ही यूज़ होती है। वो इसमें ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, उसका साउंड भी अच्छा होता है और उसका वज़न भी बहुत ज़्यादा कम होता है और मज़बूत भी होती है। ये सारी लकड़ियाँ हम गांव से ही मंगवाते हैं। इसमें पेशावर से, मर्दान से, दीरबाला से और स्वाद से। जैसे शहतूत की लकड़ी होती है उसका साउंड जो है बिल्कुल सॉफ्ट एंड वाश होता है, और जो शीशम की लकड़ी होती है, शीशम की लकड़ी भारी होती है और इसमें जो है भारी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि एक बजाने वाला इसको अपने हाथ में रखता है और कई घंटे तक बजाता रहता है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा वज़न वाली लकड़ी इस्तेमाल नहीं हो सकती और ना ही ज़्यादा वज़न वाला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो सकता है। लकड़ी को मखसूस शक्ल देने के बाद दूसरा मरहला शुरू होता है, जिसमें इस ठोस लकड़ी को बीच से खाली किया जाता है। ये सारा अमल बड़ा नाजुक होता है, क्योंकि छोटी सी गलती रुबाब साज की न सिर्फ सारी मेहनत ज़ाया कर सकती है, बल्कि उसे माली नुकसान भी पहुंचा सकती है। ये जो हम इसमें सुराख कर रहे हैं ये इसका साउंड बॉक्स है, इसको पूरा खाली करना पड़ता है। अगर जब तक ये खाली नहीं होगा तब तक जो है इसमें वो साउंड आ नहीं सकता है, ना उसमें वो आवाज़ बन सकती है। ये जो मैं कर रहा हूँ इसके साथ जो मैं इसको साउंड बॉक्स में दोनों तरफ सुराख करके मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। हमने इसमें होल बनाया और इसमें होल बनाया और दोनों होल को फिर आपस में इसके ज़रिए मिला दिया, ताकि इसमें जो है जो भी साउंड नीचे जाए और वो सही तरीके से वापस पूरा ऊपर आए। तीसरे मरहले में इस अधूरे रुबाब की इलेक्ट्रिक ग्राइंडर से इब्तिदाई रगड़ाई की जाती है। उसके बाद रुबाब के अहम हिस्से ताज की तैयारी का अमल शुरू होता है। यहाँ भी उसे मखसूस शक्ल देने के लिए मार्कर की मदद ली जाती है। नाप तोल और डिजाइनिंग के बाद उसमें ड्रिल मशीन के जरिए सुराख किए जाते हैं। उसके बाद कटाई की जाती है। और फिर उसके बाद रुबाब की तैयारी का अमल
तेजी से आगे बढ़ते हुए आखिरी मराहिल में दाखिल हो जाता है। अलग से बनाया गया ताज रुबाब के दूसरे हिस्से से जोड़ दिया जाता है। इसकी मजीद रगड़ाई, घिसाई और डिज़ाइनिंग के बाद उसमें चाबियां लगा दी जाती हैं जिनके ज़रिए तारों के तनाव को कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद रुबाब के साउंड बॉक्स पर पानी में भीगा हुआ नरम चमड़ा तान दिया जाता है। सूखने के बाद जब रुबाब बजने के लिए तैयार हो जाता है तो उसमें तार भी लगा दिए जाते हैं। ये अब बजने के लिए तैयार है। एक रबाब में 18 तारें होती हैं, जिसमें जो है 2 शातार होती हैं, एक कटा, एक ज़िर, एक बम होती हैं। और उसके अलावा इसके ये बच्चों के तार होती हैं जो स्ट्रिंग्स हैं, ये साउंड बैकअप होती हैं झनकार के लिए। इन तारों को छेड़ने के लिए गाय या भैंस की सींग के एक छोटे से टुकड़े की मखसूस तराश खराश से बनाया गया छोटा सा औजार इस्तेमाल किया जाता है और रुबाब में छुपे मौसीकी के समंदर से सुर कशीद किए जाते हैं। मोहम्मद सुहेल के वालिद ने कराची में 1954 में ये काम शुरू किया। इससे कबल उसके दादा गांव में सितार बनाने का काम करते थे। रहीम खान रुबाब बजाने के फन को जिंदा रखने के लिए अपनी सी कोशिशों में मसरूफ है। जो रबाब है हम लोगों का, जो खैबर पख्तूनख्वा का जो एक अनोखा धुन है, जो बर्फ़बारी पहाड़ों में और वादी जो बर्फ़बारी में जो लोग शौक़ से जो सुनते हैं, और एक अच्छी धुन है इसकी। और सीखने का मकसद और मुराद ये होते हैं ना कि ताकि हर बंदा अपना दस्तूर और रिवाज भी समझ सके। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, इस मक़ूले से सब लोग मुत्तफ़िक हों या ना हो, इतना ज़रूर है कि मौसीकी का कोई ना कोई ताल्लुक़ रूह से ज़रूर होता है। रुबाब भी इस ताल्लुक़ की एक खूबसूरत वजह है। खूबसूरत और सुरीले साजों का एक और मंबा पेटी नुमा साज हारमोनियम भी है। देखने में सिर्फ लकड़ी का डब्बा नजर आने वाला ये साज अपनी सांसों में 7 सुरों का ऐसा समंदर समोए हुए है जिसकी लहर लहर हकीकत और तवाज़ुन की लतीफ़ और सुर में बुझी हुई बूंदें उछालती है। कहा जाता है हारमोनियम फ्रांसीसियों की ईजाद है, ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ हारमोनियम मुख्तलिफ ममालिक में मौसीकी की दुनिया की रौनक बन गया। लकड़ी को हारमोनियम जैसे खूबसूरत साज में तब्दील करने के लिए हारमोनियम साज को कई मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला मरहला मुनासिब और मौजू लकड़ी का इंतखाब होता है। आमतौर पर हारमोनियम बनाने के लिए कील की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है जो हमारे मुल्क में शुमाली इलाका जात से मिल जाती है, लेकिन इसके अलावा सागवान की लकड़ी भी हारमोनियम साजी के लिए इस्तेमाल होती है जो बर्मा से दरामद की जाती है। अपनी महारत और फन के एवज
सुरों के इस खूबसूरत साज को तैयार करने में बड़ा नाम मोहम्मद जावेद का भी है। हारमोनियम बनाने के लिए कील की लकड़ी के इस्तेमाल की वजह ये भी है कि ये हल्की होती है। लकड़ी की मुनासिब कटाई छिलाई करके हारमोनियम की तैयारी शुरू हो जाती है। सबसे पहले बॉडी का मरला होता है इसका। पहले हम लकड़ी की बॉडी बनाते हैं इसकी पूरी ना। बॉडी तैयार होने के बाद फिर ये रीड बोर्ड कहलाता है पूरा। ये रीड बोर्ड तैयार करने के बाद इसका चाबियों का मरला होता है। ये जो चाबियाँ कीज जो बज रही है ना, ये चल रही है, ये इसका मरला होता है। ये तैयार करने के बाद फिर इसके अंदर हम रीड्स कसते हैं स्क्रूओं से। कसने के बाद जो है ना, फिर इसका पॉलिश का मरला आता है। पॉलिश भी हम अपने हाथ से करते हैं। पॉलिश करने के बाद फिर ये फिटिंग का मसला आता है। ये सारा ना, ये पूरा मेरे हाथ का बना हुआ है। ये मैंने अपने हाथ से ही बनाया हुआ सब। ये हारमोनियम आवाज़ के एतबार से तकरीबन एक होता है, लेकिन इसकी शक्लें तकनीकी तौर पर मुख्तलिफ होती हैं, जिसमें रेट्स की मुख्तलिफ तादाद इस्तेमाल होती है। रेट्स वो मखसूस पतरियाँ हैं जिनसे टकरा कर बैलों से आने वाली हवा 7 में से किसी एक सुर में ढल जाती है। बाजा जो है देखें, एक तो ये सादा बाजा होता है, एक होता है स्केल चेंजर। उसके अंदर स्केल लगा हुआ होता है। किसी ने पहले काले से गाना होता है, किसी ने दूसरे काले से, तो वो स्केल चेंजर बाजा कहलाता है। वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं बनता, वो इंडिया से डायरेक्ट ही आता है। यहाँ पे उसके कारीगर नहीं है बनाने वाले। ये बाजा कहलाता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक सिंगल बैलो होती है, एक डबल बैलो होती है और एक कैमरा बैलो कहलाती है, जिसके अंदर 7 पर्दे होते हैं। ये 3 किस्में हैं बाजों की। साजों से निकलने वाले सुर यकीनन उन हाथों के एहसानमंद हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते साजों की तैयारी के फ़न को जिंदा रखे हुए हैं। जब भी आप सुरों की मधुर आवाज़ों में खोकर अपनी परेशानियों को भुला दें, तो उन लोगों को ज़रूर याद रखिएगा जो दिन रात की अनथक मेहनत से लकड़ी के बेजान टुकड़ों को रबाब, हारमोनियम, सितार और बांस के टुकड़ों को बांसुरी में बदलकर सुरों की दुनिया आबाद करते हैं। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।